तो फ्रेंड, सुबह हो चुकी है, चिड़िया चहचहा रही हैं और मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाला हूँ। एक अच्छा विषय लाया हूँ आपके लिए। तो थंबनेल में आपने देखा ही होगा कि विषय क्या है। विषय तो लॉ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लॉ विषय क्यों आ रहा है आजकल, या आज क्यों आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडिया है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और मैं चाहता हूँ कि बढ़ते भ्रष्टाचार में जो ग्रामीण लोग हैं, उनको थोड़ा लॉ कानून आना चाहिए। वकील नहीं बनना है, वो बात अलग है, लेकिन आत्मरक्षा, आत्म सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुच्छेद और धारा ये क्या है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जो अनुच्छेद होते हैं, ये होता है संविधान में, भारतीय संविधान में होते हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगी क्योंकि कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं हम। तो जो अनुच्छेद होता है, ये होता है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और संविधान किस लिए बना? देश, राज्य, सरकार, नागरिक के अधिकार और नए कानून बनाने के लिए संविधान का निर्माण हुआ था आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय। ठीक है। इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। कानून जब भी कोई बनता है तो इसके अकॉर्डिंग बनता है कि इससे, इसमें जो मूलभूत जो दिया गया था, जो मूलभूत उद्देश्य थे, उसके तहत कानून बनना चाहिए। ठीक है। तो सबसे बड़ा संविधान। ठीक है। तो आर्टिकल होते हैं संविधान में। ठीक है। और अनुच्छेद संविधान में होते हैं। अब बात करते हैं कि ये अनुच्छेद की क्या जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि देश कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, विधायक कैसे बनेंगे, सांसद कैसे बनेंगे, तो ये सब एक इतनी मोटी बुक है। तो अभी जैसे मुझे पता करना है कि राज्यसभा के बारे में कहाँ लिखा है, तो मैं पूरी बुक को तो बार बार पलटूंगा नहीं ना। तो अभी तुरंत ही ज़रूरत है हमको। तो इसलिए हमें पता है कि अनुच्छेद 80 पे जाएंगे तो हमें राज्यसभा का निर्माण, उसका कैसे कार्य होता है, ये चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हम सीधा अनुच्छेद 80 को लेंगे। ठीक है। तो इसलिए नंबर वाइज होता है कि अनुच्छेद 1 ये चीज़, अनुच्छेद 2 वो चीज़, अनुच्छेद 3 ये चीज़, अनुच्छेद 4। तो धारा होती है कानून में। ये जो धाराएं होती हैं वो कानून में होती हैं। और कानून बहुत सारे हैं, जिनमें से कुछ नेशनल कानून होते हैं, भारत सरकार के होते हैं, और हर राज्य के अपने अपने अलग कानून होते हैं। लेकिन राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा तो वो संविधान के दायरे में रह के बनाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं सीपीसी। सीपीसी, इसको जो है सिविल लॉ कहते हैं, हिंदी में इसको दीवानी बोलते हैं। सिविल लॉ मतलब जितना भी ये कुछ हो रहा है, ये सब सिविल लॉ में ही आता है। जैसे कि तलाक और घरेलू हिंसा, या किसी कंपनी ने कोई धोखा दे दिया, या किसी से हम कोई सामान खरीदें, उसने बिल नहीं दिया, मतलब इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो सिविल लॉ में आते हैं। तो सिविल लॉ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जज को कैसे पता चलेगा कि हम इसको क्या सजा दें या क्या जुर्माना लगाएं। तो उसके लिए जज के पास एक किताब होती है जिसको बोलते हैं सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है। जज इसके तहत किसी व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगाना है, कितनी सजा देनी है, वो इसके तहत देखकर ही काम करता है। ठीक है। ये वकील और जज के लिए होता है, क्योंकि वकील को भी प्रोसीजर होता है ना, कब किसको कहाँ पेश करना है, कब किसको कहाँ बुलाना है। ये पूरी प्रक्रिया है वो सीपीसी में होती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो जो जैसे कि सिविल लॉ में ज़्यादातर लोगों को जेल नहीं होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जुर्माना लगाया जाता है। ठीक है। अगर मान लीजिए सिविल के साथ उसमें क्राइम भी जुड़ा है, क्रिमिनल लॉ, अगर उसमें क्राइम भी जुड़ा है तो आपको जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। ठीक है।
अब बात करते हैं आईपीसी। आईपीसी को इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, आईपीसी आईपीसी क्या होता है? आईपीसी देखो क्या है ना कि अपराध की परिभाषा, दंड की नहीं। तो ये पुलिस के लिए होता है। पुलिस डिसाइड करती है कि किसी व्यक्ति ने क्या अपराध किया, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, किसी को मारने की धमकी दी। ठीक है, तो पुलिस इस चीज़ से ये डिसीजन लेती है या ये डिसाइड करती है कि ये किस तरीके का अपराध है। ठीक है, मान लीजिए आपके घर या अड़ोस पड़ोस में कोई मर्डर हो गया। ठीक है, पुलिस आई और पुलिस ने रिपोर्ट लिखी और आपने सुना होगा धारा 376 लगा दिया, धारा वो लगा दिया बलात्कार का। तो ऐसा कुछ होता है। तो इसमें ये होता है कि पुलिस उस धारा को लगा के सीधा चार्जशीट कोर्ट भेज देती है। और कोर्ट क्या करता है, कोर्ट वो जैसे ही फाइल जज साहब के सामने आती है, वो पढ़ते हैं, वो समझ जाते हैं कि इस बंदे ने क्या जुर्म किया है। ठीक है, इस बंदे ने क्या जुर्म किया। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझिए कि क्या जुर्म किया। आगे सज़ा कहाँ देना है, कैसे देना है जज को, वो आगे मैं अभी बताऊँगा। तो ये पुलिस के लिए होता है आईपीसी। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी धाराएं हैं, 1000 के ऊपर धाराएं हैं, क्योंकि आईपीसी जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। 1860 में ये आया था, तब से अभी भी चल रहा है। तो इसमें 1000 के ऊपर धाराएं हैं। ठीक है, तो आईपीसी पुलिस के लिए होती है। किसी को गाली दे दिया, किसी ने मारने की धमकी दे दी, तो इसके तहत आपकी अपराध की परिभाषा जो है स्पष्ट हो जाती है कि आपने क्या अपराध किया है। ठीक है, अब बात आती है कि सीआरपीसी। तो सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब वही बात है, जब भी पुलिस किसी अपराधी व्यक्ति को कोर्ट में पेश करती है, तो जज साहब के पास भी ना कोई किताब होनी चाहिए। तो इस किताब का नाम है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसको हिंदी में बोलते हैं फौजदारी और इंग्लिश में बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो इस किताब में सारा प्रावधान लिखा है कि किसी क्रिमिनल का मतलब ये होता है कि जैसे हमने किसी को मार दिया, किसी को गोली मार दी, किसी के ऊपर हमने तलवार से वार कर दिया, इस तरीके के जो केस होते हैं वो क्रिमिनल लॉ होती हैं। ठीक है, वो क्राइम होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर सजाएं होती हैं और फांसी तक भी हो जाती है लोगों को। सजाएं बहुत तगड़ी होती हैं। अभी एक दिन में होता है, जब भी पुलिस पकड़ती है, कोर्ट में पेश करती है। ठीक है, जज साहब को देखना पड़ता है कि इस बंदे को करूँ क्या, मैं जेल में भेजूँ, जेल में भी भेजना है तो इसका खाना कौन देगा, इसका रहना, इसके लिए काम। तो ये सारा प्रोसीजर जो होता है वो सीआरपीसी में होता है। तो सीआरपीसी जज के लिए होती है क्रिमिनल लॉ के लिए। ठीक है, तो आप 3 चीज़ें हमने बता दी आपको। नंबर 1 आईपीसी, नंबर 2 सीपीसी, नंबर 3 सीआरपीसी। ठीक है, इसमें से एक पुलिस के लिए है आईपीसी, 2 है जज के लिए सीपीसी, सीआरपीसी। ठीक है, अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ती है तो वो अपराध की परिभाषा को सिद्ध कर देती है, किसने क्या अपराध किया, और जज को ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन मान लीजिए 24 घंटे, जब भी पुलिस किसी मुलजिम को पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर उसे जज के सामने पेश करना पड़ता है। ठीक है, कलेक्टर के सामने। तो अभी और उसकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है, तो कभी कभी पुलिस जज से रिक्वेस्ट करती है कि सर अभी इस जो इंसान को हमको पुलिस कस्टडी में ले जाना है ताकि मैं इससे पूछताछ और कर सकूं। तो जज बहुत नाराज़ होते हैं कि अभी तक तुम क्या किया, अभी तक तुम क्या कर रहे थे, पूछताछ नहीं कर सके। क्योंकि अब जब किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी से जब भी कोर्ट में पेश किया जाता है तो वो जज के अंडर में हो जाता है। फिर उस पर अगर कोई भी विपत्ति आई या उस पर कोई वार हुआ तो वो जज जिम्मेदार होता है। उसको बोलते हैं जुडिशरी कस्टडी। जुडिशरी कस्टडी में बहुत मौज रहती है। पुलिस रिमांड पे बहुत मार पड़ती है, बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। इसीलिए तो जो अमीर आदमी होते हैं वो पुलिस रिमांड पे बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि अमीर लोगों के लिए कानून कुछ होता नहीं है वैसे।
क्योंकि उनको हाई लेवल का कानून या हाई लेवल की फैसिलिटी दी जाती है। वो कहते हैं कि अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग ऐसा कहिए कि चार्जशीट भेजिए, कोर्ट भेजिए, मैं कोर्ट में समझ लूँगा। तो वो लोग हमेशा जुडिशरी कस्टडी में रह के ही अपना केस सॉल्व कराते हैं, ठीक है। तो जेल की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी होती है, आपको काम भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, खाने भी मिलेंगे, बहुत मस्त जेल की ज़िंदगी होती है। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है जेल की ज़िंदगी बहुत। तो अब भी कोई भी आपसे कोई क्राइम हो जाए अनजाने में, तो आप पुलिस रिमांड से बचिए, क्योंकि पुलिस बहुत मारती है, क्योंकि पुलिस रिमांड पर मार बहुत पड़ती है और जुडिशरी कस्टडी में कोई मार नहीं पड़ती। तो आपको मैंने 3